जब इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ, तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, बसों के इंजन इंपोर्ट होके आते हैं। भारत में तो सिर्फ फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ 10% हिस्सा है जहाँ पर वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते। और एक हिस्सा है भारत का जो सबसे महत्व का हिस्सा है, जिसको हाईटेक कहा जाता है, उच्च तकनीकी कहा जाता है, उसमें कभी कोई विदेशी कंपनी इस देश में नहीं आती। मैं आपको नाम लेके बताऊं, सैटेलाइट बनाना हाई टेक्नोलॉजी का काम है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी होती है, बहुत क्लिष्ट टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सैटेलाइट बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन सैटेलाइट बनाने के लिए आज तक इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं आई। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत देश ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 के साल में छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 में हमने अंतरिक्ष में छोड़ा, और उसके बाद हमारे 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं, और अभी लेटेस्ट हम तो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं। इतनी तकनीकी का विकास इस देश में हुआ है, ये संपूर्ण स्वदेशी पद्धति से हुआ है, स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है और स्वदेशी आंदोलन की भावना के आधार पर हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने काम किया है वो स्वदेशी, इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी, इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी, इसमें जो टेक्नीशियन लगे हैं, जो मैकेनिक लोग लगे हैं, वो सब स्वदेशी। इनको छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जो काम हुआ है वो भी हमारी प्रयोगशालाएं स्वदेशी, इनके नियंत्रण का काम होता है वो भी प्रयोगशालाएं स्वदेशी। तो ये सारा कुछ स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित है सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारा काम। और आपको मालूम है, अब सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में भारत अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद 5वें नंबर का देश हो गया है। एक ज़माने में ये देश हमको चिढ़ाया करते थे कि भारत का सैटेलाइट अपने देश में से छोड़ने की अनुमति नहीं देते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि हम सैटेलाइट बनाते थे, दूसरे देशों से छोड़ने के लिए जाते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। अब तो हमने अपने देश में ऐसे स्टेशन विकसित किए हैं। श्रीहरिकोटा ऐसा ही इस देश का बड़ा विशेष केंद्र है, जहाँ से हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट लेके जाते हैं, और दूसरे देशों के सैटेलाइट भी हमारे रॉकेट लॉन्चर से हम छोड़कर आते हैं। इतनी तरक्की और इतना विकास इस देश में हुआ पिछले 30 वर्ष में, तो सिर्फ स्वदेशी की ताकत और स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है। एक और उदाहरण देता हूं, मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये संपूर्ण स्वदेशी है, भारत में विकसित हुई है। आज से 30 साल पहले भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी अपनी, हम विदेशी मिसाइलों पर निर्भर थे, या तो रूस की मिसाइल हमें मिले या अमेरिका हमको दे। लेकिन 30 साल से इस देश के वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से DRDO के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत और परिश्रम करके मिसाइल बनाने की स्वदेशी तकनीकी विकसित की। हमने 100 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई, फिर 200 की, फिर 500 की, फिर 1000 की, फिर 1500 की, अभी 2000 की, अभी 2500 की, और अब 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल इस देश में विकसित हो गई। और जिन वैज्ञानिकों ने ये पराक्रम किया है, जिन वैज्ञानिकों ने ये परिश्रम किया है, वो सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। उनका हम सबको बहुत सम्मान करना चाहिए कि विदेशों से बिना एक पैसे की तकनीकी लिए हुए संपूर्ण स्वदेशी और भारतीय तकनीकी पद्धति से उन्होंने मिसाइलें बनाकर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। जिन वैज्ञानिकों ने ये सारा पराक्रम किया, सारा परिश्रम किया, महत्व की बात उनके बारे में जो ये है कि वो सब यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं पढ़े और यहीं रिसर्च किया, और इतना ऊंचा उन्होंने स्थान दुनिया के सामने भारत का स्थित करवा दिया। आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल का जो प्रोजेक्ट चला उसके पितामह माने जाते हैं।
हिंदुस्तान के मिसाइल की तकनीक का इतना ज़्यादा स्वदेशी विकास हुआ डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की रात दिन मेहनत और परिश्रम का है। और एक तीसरा उदाहरण देता हूँ, आज से 50 साल पहले तक सारी दुनिया भारत का नाम लेके चिढ़ाती थी कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं और परमाणु बम हो भी नहीं सकता है। भारत के एक वैज्ञानिक को ये बात तीर की तरह से चुभती थी, उनका नाम था डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। उनको ये तीर की तरह से चुभती थी कि भारत क्यों नहीं परमाणु बम बना सकता, दुनिया के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते। और उन्होंने सपना देखा और उनके सपने में दूसरे वैज्ञानिक एक एक करके शामिल हुए और वो वैज्ञानिकों के परिश्रम पराक्रम का कमाल देखो, उनके अभिक्रम का कमाल देखो कि भारत ने सारी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। और परीक्षण हमने कर दिया। आप जानते हैं सबसे पहला परीक्षण 1974 में किया श्रीमती गांधी के समय में, और उसके बाद 3 परीक्षण उसके बाद हमने किए और हमने ये परमाणु परीक्षण करके सिद्ध कर दिया कि अमेरिका या फिर फ्रांस या तो फिर ब्रिटेन या तो फिर रूस या तो फिर चीन जैसे देशों के पास जो परमाणु हथियार हो सकते हैं, वो भारत के देश के पास भी परमाणु हथियार हो सकते हैं। और परमाणु हथियार हैं हमारे पास, ये वैज्ञानिकों ने बनाकर दुनिया के सामने सिद्ध किया। इतना ही नहीं, उन परमाणु हथियारों को हम मिसाइलों पर लगाकर अंतरिक्ष में लेके जा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका अंतरिक्ष में उपयोग कर सकते हैं। ये सिद्धि भी हमारे वैज्ञानिकों ने अभी हासिल कर ली है और ये भी संपूर्ण स्वदेशी की ताकत पर हुआ है, संपूर्ण स्वदेशी के आग्रह पर हुआ है। और अब तो आपको एक खुशी की बात बताता हूँ, अभी तक भारत के बारे में थोड़े दिनों से ये बात चल रही थी कि भारत के पास परमाणु बम है, बहुत अच्छा है, भारत अपने परमाणु बम का उपयोग अंतरिक्ष में कर सकता है, इसकी क्षमता का अंदाज़ा भी दुनिया के देशों को लगा। लेकिन कुछ 10 साल से भारत के बारे में दुनिया के देश ये कहा करते थे कि पानी के अंदर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सके, भारत की अभी ये क्षमता नहीं विकसित हुई है। लेकिन अभी इसी साल भारत के वैज्ञानिकों ने एक परमाणु पनडुब्बी बना के सारी दुनिया को दिखा दिया कि पानी के अंदर अरिहंत नाम की पनडुब्बी जो इस देश ने बनाई है संपूर्ण स्वदेशी है, 100% स्वदेशी है और वो पानी के अंदर जाकर परमाणु हथियार का हमला कर सकती है, किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। दुनिया में ये क्षमता सिर्फ 3 देशों के पास है, या तो अमेरिका के पास है, या तो चाइना के पास है और या तो फ्रांस के पास है। लेकिन अब भारत के पास भी ये क्षमता आ गई है कि पानी के नीचे 100 मील तक नीचे जाकर हमारी पनडुब्बी परमाणु हथियार का उपयोग कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो पनडुब्बी में परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या रॉकेट पर परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या धरती पर परमाणु बमों का विकास करने के लिए परीक्षण करना पड़ा, ये सारी विधा का प्रयोग स्वदेशी वैज्ञानिकों ने किया, स्वदेशी तकनीकी से किया, स्वदेशी आग्रह के आधार पर किया और स्वदेशी गौरव को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित किया। ये हाईटेक चीज़ें होती हैं, मिसाइल बनाने का काम, सैटेलाइट बनाने का काम, परमाणु बम बनाने का काम, पनडुब्बी बनाने का काम, जलयान बनाने का काम, जलपोत बनाने का काम, टैंक बनाने का काम, टैंकर बनाने का काम, तोप बनाने का काम, बंदूकें बनाने का काम, राइफल बनाने का काम, गोला बारूद बनाने का काम, ये सब चीज़ें हाईटेक होती हैं और इन सब चीज़ों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं स्वदेशी के रास्ते पर। और एक चीज़ याद आती है मुझे कि हमने तो स्वदेशी के रास्ते पर चलकर सुपर कंप्यूटर भी बना लिया और सारी दुनिया को दिखा दिया। सीरीज में सुपर कंप्यूटर दुनिया के देशों ने पहली बार देखा बनते हुए, वो भारत में बना और वो सुपर कंप्यूटर बना, फिर उस टीम ने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया और अब हिंदुस्तान ने अभी तक 56 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर बनाकर दूसरे देशों को बेच दिए और कनाडा जैसे देशों ने हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदे। अब तो अमेरिका हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदने को चाहता है। कारण पता है क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर अमेरिका से 10 गुना सस्ता है और 100 गुना ज़्यादा स्पीड पे काम करता है। कीमत में 10 गुना कम है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से 100 गुनी ज़्यादा है।
कीमत भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, ऐसा अद्भुत काम हमारे देश के वैज्ञानिक करके दिखा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, इतने सारे उदाहरण देने के पीछे एक ही कारण है, वो ये कि भारत में तकनीकी का जितना विकास हो रहा है वो सब स्वदेशी के ताकत पर हो रहा है, स्वदेशी के आग्रह से हो रहा है, स्वदेशी गौरव, स्वदेशी अभिमान के साथ हो रहा है। कोई विदेशी कंपनी हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रही है और वो कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लाकर वो कभी भी हमको नहीं देंगे। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कोई भी विदेशी कंपनी भारत को आकर अगर टेक्नोलॉजी देगी तो उनकी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हमको देगी, जो उनके देश में बेकार हो चुकी है, जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो उनके लिए फेंकने लायक है, डंप करने लायक है, वही टेक्नोलॉजी वो हमको देंगे। वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको लाकर नहीं देने वाले। अब मैं उदाहरण से बताता हूँ। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने भारत में एक टेक्नोलॉजी लाई है जो अमेरिका में पिछले 20 साल से बंद हो चुकी है। वो टेक्नोलॉजी जानते हैं क्या है? कीटनाशक बनाने वाली टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी। मैं नाम लेके बताता हूँ। जो कीटनाशक अमेरिका में 20 साल पहले बंद हो चुके हैं बनना और बिकना, और उनके कारखाने उनके यहाँ बेकार हो गए। 20 साल पहले वो कारखाने चलाते थे और वो कारखाने उन्होंने लगाए थे दूसरे विश्व युद्ध में। आपको एक बहुत रोचक जानकारी बताता हूँ। ये जो कीटनाशक बनाने वाले कारखाने होते हैं और ये रासायनिक खाद बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, मोनोक्रोटोफॉस, डाइक्रोमेट, ये सारे जहरीले रसायन बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, ये सब लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। 1939 से 1945 के बीच में ये सारे कीटनाशक और जहरीले रसायन बनाने वाले कारखाने लगे यूरोप और अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उस समय बम बनाने में इन सभी जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता था और दूसरे विश्व युद्ध में लाखों करोड़ों रुपए के बम बिके हैं, हथियार बिके हैं, ये सब आप जानते हैं। और उन हथियारों और बम के कारण 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे हैं दूसरे विश्व युद्ध में, ये भी आप जानते हैं। तो ये हथियार बनाने के लिए रासायनिक सामान बनाए जाते थे, उनके कारखाने लगाए। बाद में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, रासायनिक हथियार बिकना बंद हो गए, बम बिकना बंद हो गए, तो बम को बनाने वाला जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल, वो बिकना बंद हो गया। तो इन सब देशों ने क्या रास्ता निकाला कि जो कच्चा माल है, उनके पास रॉ मटेरियल है, वो दूसरे देशों में बेचा जाए और दूसरे देशों में उसकी खपत कराई जाए। तो दूसरे देशों में उस कच्चे माल को बेचने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक बना लिए और धीरे धीरे अपने देश से उन्होंने सारा उत्पादन बंद कर दिया। आज से 20 साल पहले अमेरिका ने रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो कारखाने बंद किए, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने भारत को उठा के दे दी और हमने वो खरीद ली। यूरोप के देशों ने हमको वो कारखाने बेच दिए, हमने खरीद लिए। तो भारत में अब जहर बनाने वाले कारखाने हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहाँ बनता है, डीडीटी यहाँ बनता है, क्लोरोपाइरीफॉस बनता है, मोनोक्रोटोफॉस बनता है, डाइक्रोमेट बनता है। ऐसे 56 से ज़्यादा जहरीले रसायन हैं जो अमेरिका और यूरोप में बनना बंद हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में बनते हैं। यहाँ पर उनका माल बिकता है, बेचे जाते हैं और किसानों को फंसा कर खेतों में उनको डलवाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी विदेशों ने हमको दी है और इस टेक्नोलॉजी का जानते हैं साइड इफेक्ट कितना है। एक ही घटना सुनाता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगाइए। 1984 में अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका से अपना कारखाना उठाकर भारत में लगाया। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और वो कारखाना लगा भोपाल में, और भोपाल में लगा बहुत घनी बस्ती के बीच में, जवाहर नगर में। तो वहाँ यूनियन कार्बाइड का कारखाना लग गया। उस कारखाने में उन्होंने एक जहरीला सामान बनाना शुरू किया जिसका नाम था 777 एक कीटनाशक वो बनाते थे। उसमें जहरीले रसायन और गैसों का इस्तेमाल करते थे और एक दिन वो जहरीली गैस का सिलेंडर फट गया, उसमें से हज़ारों टन जहरीली गैस निकली और भोपाल में 17,000 लोग एक ही रात में तड़प तड़प कर मर गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए।
किसी के फेफड़े गल गए, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर चला गया, किसी की आंखें चली गई, किसी की सुनने की शक्ति चली गई, किसी की प्रोक्रिएशन की ताकत खत्म हो गई। ऐसी विकलांगता में 1 लाख से ज़्यादा लोग, और आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर है, क्योंकि अभी तक भोपाल में बच्चे पैदा होते हैं, इस दुर्घटना के बाद वो विकलांग पैदा होते हैं, जबकि इस घटना को 25 साल से ज़्यादा गुजर गए। तो ये टेक्नोलॉजी आई हमारे देश में अमेरिका से, जो उनके यहाँ काम में नहीं आती, रिजेक्ट हो गई है, रिडेंडेंट है, वो टेक्नोलॉजी लाकर उन्होंने भारत में स्थापित की और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि यूनियन कार्बाइड का जो एक कारखाना भोपाल में था जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ऐसे 56 से ज़्यादा कारखाने भारत में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप की देशों की लाई हुई रद्दी से रद्दी तकनीकी उसमें इस्तेमाल की जा रही है और जहर का उत्पादन किया जा रहा है, और ये जहर भारत के किसानों को बेचा जा रहा है। किसान उसको खेत में डाल रहे हैं, खेत में से वो गेहूं, चावल, चने, दाल में आ रहा है, फिर वो हमारे शरीर में आ रहा है, फिर उसको खाकर हमारे शरीर में 20 किस्म की बीमारियां हो रही हैं। इतनी रद्दी और घटिया टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका से हमारे देश में आती है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। वो हाई टेक्नोलॉजी हमको नहीं देते, जो टेक्नोलॉजी उनके यहाँ बिल्कुल काम की नहीं है, कबाड़ की है, उसको उठाकर भारत को बेच देते। इसी तरह से और एक उदाहरण बताऊं, अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भारत में रेफ्रिजरेटर बेचना शुरू किया है। आप जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है, और हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमारी सुरक्षा के लिए भगवान ने हमको दे रखी है, उसको ख़त्म करती है। तो जो रेफ्रिजरेटर बनाना अमेरिका, यूरोप ने 15-20 साल पहले बंद कर दिया, वो टेक्नोलॉजी लेकर उनकी कंपनियाँ भारत में आई हैं और वही रेफ्रिजरेटर बेच रही हैं जो 20 साल पहले उनके देश में बंद हो चुके। इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाके हमारे देश को देना शुरू किया है। तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती, ज़रूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते। जिस तकनीकी की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो मना कर देते हैं, और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं, डाल देते हैं। हम इस घटाटोप में फंस गए हैं। विदेशों से तकनीकी आ रही है, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कुछ खास दम नहीं है। इसलिए आप इस माया मोह से बाहर निकलिए। कोई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ से आती नहीं है। जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो हम बनाते हैं। विकास करना होता है देश का, हम करते हैं, और आगे बढ़ाना होता है तो हम बढ़ाते हैं। विदेशी कंपनियाँ तो एक ही चीज़ लेके आती हैं, जो रद्दी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ चल नहीं सकती उसको लाकर यहाँ फेंक दें, और जो वस्तुएं उनके यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती उनको लाकर यहाँ पर फेंक दें। अब मैं और एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ जो बहुत गंभीर है कि विदेशी तकनीकी कैसी है। मैं आपको दवाओं के क्षेत्र में कुछ बताना चाहता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी दवाएं बनाकर ला रही हैं, उन दवाओं को भारत में बेचा जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ये दवाएं बहुत हाई टेक हैं, हाई क्वालिटी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया के देशों में जो जो दवाएँ 20, 25, 30 साल से बंद हो चुकी हैं, जिनको जहर घोषित किया गया है, जिनको A क्लास पॉइजन, B क्लास पॉइजन डिक्लेयर कर दिया गया, जो बहुत ही खतरनाक जहर हैं, ऐसी दवाएं लाकर विदेशी कंपनियां भारत में बेचती हैं और हजारों करोड़ रुपए लूटती हैं। उसका मुझे बहुत दर्द है। मैं 1947 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो पता चला विदेशी कंपनियां मात्र 10 करोड़ की दवाएं बेचती थी इस देश में 1947 में। अब 2009 आ गया तो विदेशी कंपनियों की दवाएं जो उनके वाइट मनी में हैं, उनकी बैलेंस शीट में है, और उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं वो 70,000 करोड़ के हैं। माने 70,000 करोड़ की दवाएं आज वो भारत में बेच रहे हैं, और इनमें से अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको भारत देश के एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे, उन्होंने एक कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी जिसको जस्टिस हाथी कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बताता हूँ। उन्होंने बताया हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिकों की और भारत के कुछ विधि विशेषज्ञों की, कानून के जानकारों की एक समिति बनी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस हाथी। उन्होंने बताया कि भारत में जितनी बीमारियाँ हैं
उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की मात्र 117 दवाओं की ज़रूरत है, मात्र 117। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे देश में इस समय एलोपैथी की 84,000 दवाएं बिक रही हैं, ज़रूरत सिर्फ 117 दवाओं की है। कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय इस देश पर हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करता हूं। WHO कहता है कि भारत की सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए 250 अधिक से अधिक दवाओं की ज़रूरत है, कम से कम 117, अधिक से अधिक 250, और इस देश में 84,000 दवाओं के फॉर्मुलेशन बिक रहे हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, आपके किसी काम के ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि जो दवा आप खा रहे हैं किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी हुई, वो दवा आपके काम ही नहीं आने वाली है। और इससे भी ज़्यादा दुख और अफसोस है कि जो काम नहीं आए दवा, वहाँ तक तो समझ में आता है, जो दवा आपके शरीर को हानि पहुँचाए, दुष्परिणाम करे, ऐसी खतरनाक दवाएं भी हम खा रहे हैं इन विदेशी कंपनियों के द्वारा जो बेची जा रही। कुछ दवाओं के नाम लेके बताता हूँ। दवाओं की संख्या अब तक जो हमारे पास आ पाई है, हमने अभी तक 5,000 दवाओं को लिस्ट किया है। 5,000 हैं, 84,000, ध्यान रखिएगा, 84,000 दवाएं बाजार में हैं। इनमें से सिर्फ 117 काम की हैं, बाकी सब बेकार हैं। जो बेकार की दवाएं हैं उनमें से 5,000 को अभी तक लिस्ट कर पाए हैं, सूची बना पाए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख दवाओं के नाम मैं लेना चाहता हूं, जिन्हें अक्सर हम खरीद कर खाते रहते हैं, और वो दुनिया के कितने देशों में बंद हैं और वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुँचाती। एक दवा है जो बहुत ज़्यादा इस देश में इस्तेमाल होती है, ऑक्सीफन बूटाजोन। एक दवा है फिनाइल बूटाजोन। एक दवा है उसका नाम है एक्टिमाल। एक दवा उसका नाम है एल्जीरियल। एक दवा है उसका नाम है बूटा कार्डिडान। एक दवा है बूटा प्रॉक्सीवॉन। ये 7 दवाएं हैं जो ब्रिटेन में, पश्चिमी जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, फिनलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में, इजराइल में, जॉर्डन में, और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी बंद है। बांग्लादेश में बंद हैं ये 7 दवाएं जिनके नाम मैंने, और 20 साल से बंद हैं, आज से नहीं 20 साल से बंद है। बांग्लादेश भी जिन दवाओं को बिकने नहीं देता अपने यहाँ, इजराइल जैसा देश बिकने नहीं देता, जॉर्डन जैसा देश बिकने नहीं देता, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में वो दवाएं नहीं बिकती, अमेरिका, जापान, इटली, स्वीडन, जर्मनी में कहीं नहीं बिकती, वो भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं ये 7 दवाएं। और इनके दुष्परिणाम क्या हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा की थोड़ी सी खुराक, 3 या 4 खुराक ही काफ़ी है कि आपकी अंतड़ियों में घाव हो जाए। इन दवाओं को लेने से रक्त का कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। और अब तक हिंदुस्तान में 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इन दवाओं को खा के। लेकिन ये दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं, विदेशी कंपनियों के नीचे बेची जा रही। इसी तरह से मैं और बताता हूँ। एक दवा है इस देश में, उसका नाम है ऑक्सीपोज। एक दवा है उसका नाम है सुग्रिल। एक है ऑक्सीजोन, एक है पैराबूटाजोन, एक है क्यूलोकिनोल, एक है एम्बिक्विनोल, एक है एलिकिन, एम्बिजाइन फोर्ट, एमिक्योर, एमिक्विल और एमिजील प्लस। ये सारी दवाएं, ये करीब 7-8 दवाएं हैं। जापान में बंद है, नॉर्वे में बंद है, स्वीडन में, जर्मनी में, डेनमार्क में, नेपाल जैसे देश में ये दवा बंद है, फिलीपींस में बंद है, स्पेन में, फ्रांस में, श्रीलंका में, और भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। इन दवाओं का दुष्परिणाम क्या है? पैर में लकवा मार सकता है, शरीर में लकवा मार सकता है, आप अंधे हो सकते हैं, अंधे होने का खतरा बना रहता है, और 10,000 से ज़्यादा लोग इन दवाओं को खाकर लंगड़े और अंधे हो चुके हैं, फिर भी धड़ल्ले से ये बिक रहे। इसी तरह से एक दवा है एनल्जिन, आप खूब अच्छे से नाम सुनते हैं, एनल्जिन, फिर बैरालगन, फिर बूटाजोन, फिर बुस्कापान, फिर बूटालजिन, फिर फारजेसिक, फिर मालार्जिन, ऑक्सीपोज, सिनालजेसिक। ये दुनिया के 20 देशों में बंद हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रहे। इन दवाओं का क्या है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनके बनने की गति को ये दवाएं इतना धीमा कर देती हैं कि मरने की तैयारी हो जाती है आदमी की। मांसपेशियों की संरचना में भयंकर विकार उत्पन्न कर देती हैं, और इसका व्यक्ति सेवन करके अंत में मर ही जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लगभग 5,000 दवाएं हैं जो भारत में अनेक विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही हैं, और इसका व्यापार करके हजारों करोड़ लूट रहे हैं।
एक दो नहीं, 70,000 करोड़ रुपए वो लूट रहे। और महत्व की बात यह है कि हाथी कमीशन ने जो 117 दवाओं को जरूरी दवाएं बताया था, आवश्यक दवाएं बताया था, उनमें से कोई भी विदेशी कंपनी उत्पादन नहीं करती उनको। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो 117 जरूरी दवाएं हैं, आवश्यक हैं, उनका उत्पादन सब स्वदेशी कंपनियां करती हैं, भारतीय कंपनियां करती हैं, हमारी कंपनियां उनका उत्पादन करती हैं। विदेशी कंपनियों को उत्पादन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कारण क्या है? उन 117 दवाओं के कीमतें ज़्यादा नहीं रख सकते, सरकार उस पर कई बार कंट्रोल कर लेती है, जनहित में सरकार उनको जो है ना ऑर्डर डाल देती है। तो विदेशी कंपनियों को थोड़े मुनाफे में संतोष नहीं है, ज़्यादा मुनाफा उनको उन्हीं दवाओं में मिलता है जो सरकार के कंट्रोल के बाहर हैं। तो जितनी भी बेकार की दवाएं हैं वो कंट्रोल के बाहर हैं, इसलिए उनको बना के ये धड़ल्ले से बेचते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। मैं माताओं बहनों के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं, और उनके कुछ अलग अलग नाम है। नॉरप्लेंट है, डिपो-प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है। ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे जाते हैं। और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो बेच रहे हैं। जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो-प्रोवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधन के लिए। वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अपजॉन। ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि वो डिपो-प्रोवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते, तो उन्होंने नहीं बेचा। और डिपो-प्रोवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए, भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अब यहाँ धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शन्स माताओं बहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? ये माताओं बहनों को ज़्यादातर माहवारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो-प्रोवेरा, और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो-प्रोवेरा का, बताया नहीं उनको, और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए। बिना बताए हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख, कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है। हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है। स्टीरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं, और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU 496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस की चीज़ें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की, गर्भाशय की मांसपेशियाँ एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया, उसके कारण ये हो रहा है। और हज़ारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों को बेचकर। एक दो चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में अक्सर मच्छर मारने वाली दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नामों से बाज़ार में बिकती हैं।
कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको लगा देते हैं, कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई तो कॉइल के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉइल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें, टिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें, उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल है वो डी एथिलीन है, वो मेल्फोक्विन है और वो फॉस्फीन है। ये 3 खतरनाक केमिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं, और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका के 56 देशों में बंद है और 20 साल से बंद है। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं। मैंने कई घरों में देखा 2 महीने के 3 महीने के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नज़दीक में वो कॉइल जल रहा है जिसका धुआं नाक के रास्ते से बच्चे के फेफड़े में उतर रहा है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती हैं। कई बार क्या होता है, मच्छर तो इनसे मरते नहीं हैं, मनुष्य मर जाते हैं जिनके लिए ये दवाएं इस्तेमाल हो रही। और ज़्यादातर इन दवाओं का व्यापार, डी एथिलीन का व्यापार, फॉस्फीन का व्यापार हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है और वो अंधाधुंध केमिकल इंपोर्ट करके लाके बेच रहे हैं और भारत की कुछ स्वदेशी कंपनियां भी बनाकर उनको बेच रही हैं। तो आप जरा सोचिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीज़ें इस्तेमाल करना बंद करिए। फिर आप बोलेंगे मच्छर तो हैं, उनका तो क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी लगा के सोइए। स्वदेशी है, सस्ती है, क्वालिटी में अच्छी है, सारे देश में उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम मिलती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक बार खरीदी तो 20-25 साल चलेगी। और तरह तरह की मच्छरदानियाँ आने लगी हैं। अब तो वो डंडे वाली ज़रूरत नहीं है, एक हुक में लटका दीजिए वो आती है, आप ऐसे खोल के सो जाइए आती है, नहीं तो चादर की तरह से ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है। मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदें, विदेशी कंपनियों को मुनाफा दें, उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है। और आप चाहें तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं। नीम होता है ना, नीम का तेल बाज़ार में मिलता है, तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में। एक दीपक ले लें, उसमें रुई की बाती बनाएं, नीम का तेल जला के दीपक को रख दें। वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा। इतना सस्ता और सरल उपाय। नीम का तेल बाजार में 30-40 रुपए लीटर मिलता है। 1 लीटर तेल खरीदेंगे, बड़े आराम से 3-4 महीने चलता है। और दूसरा एक तरीका है, गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती और गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्तियाँ भी बाज़ार में अब आ गई हैं। कई गौशालाएं उनको बनाती हैं, उनको जलाकर आप सो जाइए, वो भी मच्छर को भगाती हैं और क्वालिटी में मच्छर अगरबत्ती से अच्छी। अगर गाय के गोबर की अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गौशाला को मिलेगा और उससे गाय की रक्षा होगी, और गाय की रक्षा के बाद अंततः देश की ही रक्षा होने वाली है। और अगर आप मच्छर अगरबत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आपका भी नुकसान, देश का भी नुकसान हो जाए। मुझे अब आपको इन कंपनियों के बारे में एक और आखिरी बात कहनी है, वो ये कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है उसका ताज़ा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है। अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज़ ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका ये है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है,
एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले एक बर्ड फ्लू आया था, उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं। और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है, इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती हैं, छपवाई जाती हैं, बनवाई जाती हैं। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टेमी फ्लू, और जानकारी ये मिली है कि टेमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं, वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए। वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया। और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा टेमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले 10 साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है, अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज़ इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है। मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत गंभीर है, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम हैं। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6,000 लोग मरे थे। मात्र 6,000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6,000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6,000 लोग मरे। बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया। सबसे ज़्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था। उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई। 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए। उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6,000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाज़ा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज़्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए। और एक व्यक्ति को वैक्सीन
लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3,000 रुपये आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3,000 रुपये का एक वैक्सीन आए तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हज़ारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक, तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का, तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हज़ारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। मैं एक आखिरी बात कह के ख़त्म करूँगा कि हम इस बात को याद रखें, इतिहास में हमसे एक गलती हो गई थी। जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने एक विदेशी कंपनी को इस देश में लाइसेंस दे दिया था व्यापार करने का। परिणाम ये हुआ कि जिस कंपनी को जहांगीर ने बुलाया था, उसी कंपनी ने जहांगीर को गद्दी से उतरवा दिया, और वो कंपनी इस देश की मालिक हो गई थी, और 250 साल ये देश उसका गुलाम हो गया। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए 6,32,781 शहीदों को कुर्बानी देनी पड़ी। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, आसफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, ऐसे 7,32,781 शहीद कुर्बान हो गए। और 4.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को परोक्ष रूप से कुर्बानी देनी पड़ी, जो अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण भूख से मर गए, अकाल से मर गए, और अंग्रेज़ों की गोलियां, लाठियां खाकर मर गए, अंग्रेज़ों के अत्याचार से मर गए। बहुत कीमती है ये आज़ादी। एक विदेशी कंपनी के चक्कर में हमने इसको गंवा दिया था। अब दोबारा हम इस आज़ादी को गंवा नहीं सकते, क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा, सारी दुनिया का कंगाल और भिखारी देश हमको बना दिया। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होती तो ये अंग्रेज़ कहते हैं कि सारी दुनिया का समृद्धशाली देश भारत था, सारी दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश भारत था। एक अंग्रेज, मैकॉले का एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वो कहता है कि अंग्रेज़ों के आने के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले के भारत के बारे में वो कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बैगर, हु इज ए थीफ. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we could ever conquer this country unless we break the very backbone of this country, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For the Indians think that all that is foreign is good and greater, and that there is own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में आया, एक भी जगह उसने किसी भिखारी को नहीं देखा, एक भी जगह किसी चोर को नहीं देखा, क्योंकि किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी, चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत धन संपन्न देश ये था, बहुत पैसे वाला ये देश था। 33% निर्यात करता था, 27% से ज़्यादा आमदनी सारी दुनिया की हमारे पास थी, 40% से ज़्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में हम अकेले करते थे। इतना पैसे वाला, समृद्धशाली, संपन्न देश था, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया। अब 5,000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए, और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आज़ादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने, और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे, और आधी अधूरी आज़ादी को पूरी आज़ादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद। तो ये वो चिंतन था
जो हमें इस देश के आम जन को और अंतिम जन को देना है और ये समझाना है कि जब भारत गुलाम था तब जो लूटा सो तो लूटा। उस समय करीब हमने 450 लाख करोड़ रुपए अपने देश के लूटते देखे। अपने देश की वो इतनी बड़ी पूंजी लूट करके लेके गए कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के बैठे हैं, हमें आंख दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद कोई कम अत्याचार नहीं हुआ हम पर। आज़ादी के लगभग इन 63 वर्षों में 62 वर्षों का जो आंकड़ा हमारे सामने है वो यह है कि भ्रष्टाचार करके देश का करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने ही वतन के लोगों ने लूटा। और व्यापार करके एक भ्रष्टाचार उससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा देश का लूटा। दूसरा व्यापार करके देश को लूटा। अभी आज एक वर्ष में विदेशी कंपनियां अपने देश से करीब 2,32,000 करोड़ रुपए लूट के लेके जा रही हैं। यदि हम 2,32,000 करोड़ रुपए का औसत निकालें और जो हम अपनी गलत नीतियों के कारण से देश का वैभव लूटने दे रहे हैं वो अलग बात है। इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा वैभव है, एक स्वदेशी तंत्र ना होने के कारण से, स्वदेशी सोच ना होने के कारण से, स्वदेशी अर्थव्यवस्था ना होने के कारण से हर वर्ष जो देश का पैसा लूटता है। और इन 60 सालों में आज़ाद भारत में हमने जो देश का वैभव लूटने दिया उसका यदि हिसाब लगाएं तो वो उतना वैभव बैठता है जितना शायद अंग्रेज भी नहीं लूट करके लेके गए। इतना ज़्यादा वैभव, धन, संपदा, संसाधन, ऐश्वर्य हमारा लूटा गया और आज भी लूटा जा रहा है। पहले जो हमारा सोना लूट के गए, आज भी हमारा लोहा, हमारी दूसरी धातुएं वो विदेशों को हम दे रहे हैं, कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। अब मैं इसका सामान्य सा आकलन कर रहा था कि व्यापार के नाम पर जो इन्होंने लूट की है विदेशी कंपनियों ने, उसका यदि इन 60-62 वर्षों का हम हिसाब निकालें तो एक वर्ष का यदि औसत हम 2 लाख करोड़ रुपए भी निकालते हैं तो 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लूट के लेके गए। तो अब हमको ये संकल्प करना है, विदेशी नाम, विदेशी चाम, विदेशी भाषा, विदेशी कलर देख करके ना हम एकदम से प्रभावित हो जाते, ये भगवान आ गया, देवता आ गया है। अभी तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, नहीं तो थोड़े दिनों पहले विदेशी लड़कियों से शादी भी करने लग गए थे। अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। भारत की माँ बहन बेटियां जितनी वफादारी रिश्तों में निभाती हैं, दुनिया की कोई माँ बहन बेटी वैसा वफादारी नहीं निभाती है। ये तो पूरी दुनिया के सामने है बात है? हमें चमड़ी विदेशी पसंद आती है, बहू भी विदेशी, चिड़िया विदेशी, चमड़ी विदेशी, चिड़िया भी विदेशी रखते अपने घरों में, तोते विदेशी रखते अपने घरों में, गधे विदेशी ले आए हम, ऊंट विदेशी ले आए हम, और शुअर विदेशी ले आए हम, घोड़े विदेशी ले आए हम। हाँ, घोड़े, गधे, कुत्ते विदेशी रखते अपने घरों में हम, बिल्लियां विदेशी रखते हैं। हाँ, एक कुत्ते बिल्ली अपने देश के पालो और अपने देश का कुत्ता ज्यादा वफादार होता है। कुत्ता ही पालना है तो अपने गांव का पालो, अपने देश का पालो। गाय अपने देश की पालो, गाय भी विदेशी ले आए हम, भैंस भी विदेशी ले आए। अपने देश की भाषा पर गौरव करो। मैं तो कहता हूं, फिर से आह्वान करता हूं कि बड़े लोगों को प्रयत्न करके अपनी बात को अपनी राष्ट्रीय भाषा और भारतीय भाषाओं में ही कहना चाहिए। बड़े लोग जैसा करेंगे, छोटे तो उसका अनुसरण करेंगे। अपना काम हमें राष्ट्रीय भाषा हिंदी और प्रांतीय भाषा भारतीय भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया आदि अपनी भारतीय भाषाओं में अपना व्यवहार करना चाहिए, अपना व्यापार करना चाहिए। हम अपनी भाषा को सम्मान देंगे, अपनी वेशभूषा को सम्मान देंगे। भारतीय वेशभूषा पहनने में हमको शर्म नहीं अपितु गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। पूरे देश में ऐसा विचार हम पैदा करेंगे, ये संकल्प है हमारा। बीमार पहली बात तो पड़ेंगे ही नहीं। कोई अपनी भूल से बीमार हो भी गए तो 99% बीमारियों का इलाज योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में है। हम आग्रह करके, आग्रह पूर्वक इस बात को अपने जीवन में निष्ठा पूर्वक निभाएंगे कि पहली बात तो हम योगाभ्यास आदि करेंगे, बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और यदि किसी भूलवश हम बीमार भी हो गए तो हम अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति से ही, भारतीय भेषज से ही अपना इलाज कराएंगे। ऐसा भी हमें आग्रह रखना है। भेषज भी भारतीय, भाषा भी भारतीय, भाव भी भारतीय, भूषा भी भारतीय,
ये भोजन अपना भारतीय होगा, ये भजन भी भारतीय होगा, ये क्या बोलते हैं डिस्को और क्या धुड़ुम धुड़ुम करते रहते हैं ये सब। अभी तो क्या हो गया, WHO जो है वो एक तरह से दवा कंपनियों का एजेंट हो गया है। दवा कंपनियों का एजेंट का काम कर रहा है कमोबेश WHO। करीब 50 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो करते हैं। हम योग और आयुर्वेद पर आगे इतना अनुसंधान करें, देश के लोगों का थोड़ा सहयोग यदि हमें मिला तो पूरी दुनिया में एक ऐसी नई चिकित्सा पद्धति विकसित कर देंगे कि पूरी दुनिया के लोग उससे आरोग्य पाएंगे। योग से, आयुर्वेद से, नेचर से, प्रकृति से, निर्दोष पद्धति। दुनिया के 650 करोड़ लोगों को हम आरोग्य देंगे, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे और फिर से वापस पूरी दुनिया, भारत जिन मूल्यों और आदर्शों पर चलता रहा और विश्व का मार्गदर्शन नेतृत्व करता रहा, भारत को उसी स्वर्ण युग में पुनः ले जाना है। भारत का वैभव और अपनी आंखों के सामने माँ भारती का यह वैभव लौटे, हम अपनी आंखों से माँ भारती का खोया हुआ अतीत का गौरव देख पाएं, ऐसा हमको भारत बनाना है। स्वदेशी का पूर्ण आग्रह है। चिकित्सा में, शिक्षा में, शासन में, न्याय में, अर्थव्यवस्था में स्वदेशी का पूर्ण आग्रह हमको रखना है और ऐसा भारत बनेगा। आइए एक बार फिर से हृदय की संकल्प को दोहराते हैं और ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के खिलाफ एक आवाज हम पूरे देश में उठाएंगे, देश को जगाएंगे और देश का, गांव का आम आदमी, अंतिम आदमी भी जागेगा, मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी जागेगा और हर देशभक्त के भीतर से जब ये आवाज उठेगी कि अब मैं देश को लुटने नहीं दूंगा, देश का मैं गद्दार नहीं, देश का वफादार मैं सिपाही हूं, मुझे अपने इस भारत को बचाना है, बस स्वदेशी को अपनाना है, जागने का वक्त आ गया। चलिए झूमते हुए गाते हैं और ये संदेश जन जन तक हम लेकर के जाएंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, देश के लोगों के बीच में यह आवाज हम गूंजने देंगे। जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। देश की मिट्टी से हमने जन्म पाया है, ये जीवन यदि इस वतन के काम आता है, इससे बड़ा और सौभाग्य जीवन का कुछ नहीं हो सकता। आइए गाते हैं। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुके, मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुके, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुके, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुके। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया।